साथियों, आगामी 5 सितंबर को साथी गौरी लंकेश की तीसरी शहादत दिवस है। साथी गौरी लंकेश और उनके पहले प्रोफेसर कलबुर्गी, कॉमरेड पंसारे या डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, ये हमारे सारे साथी ये लगातार तर्कशीलता का परचम उठा रहे। ये असहिष्णुता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, कट्टर धर्मांधता के खिलाफ, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षतावादी सोच और एक समतावादी सोच को लेकर इन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। जो देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर से जो तर्कशील या जो लोग सांस्कृतिक रूप से प्रतिरोध करते थे कट्टर धर्मांधता का, जो लोग इस फासिस्ट दमन का, फासिस्ट निजाम का विरोध करते रहे, उन सारे लोगों को उनके विचारों का तर्क के जरिए, समाधान तर्क के जरिए उस विचारधारा से लड़ने की जगह पर शारीरिक रूप से उनको खत्म कर दिया। और ये फासिस्टों की जो आज संघीय कॉरपोरेट फासिस्ट जो सत्ता पे है, जो पिछले 6 वर्षों से अधिक समय तक पूरे देश को लुहुलुहान कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, चंद मुट्ठी भर देशी और विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हित में पूरे देश को इन्होंने नस्तानाबूद कर दिया, पूरे देश को अंधकार युग की ओर ढकेल दिया है। तो साथियों, गौरी लंकेश या दाभोलकर या पंसारे या प्रोफेसर कलबुर्गी और इनके साथ हम अगर एक उज्जवल भविष्य, एक उज्जवल भारत की आकांक्षा रखने वाले छात्र रोहित वेमुला को याद करें, और ऐसे बहुत सारे गुमनाम लोग इन फासिस्टों की दमन चक्की के तले दम तोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है। आज से 3000 साल पहले जो चारवाक या लोकायत परंपरा के जो उस समय क्रांतिकारी थे, जो आदि विद्रोही थे, जिन्होंने ब्राह्मणवाद, मनुवाद और सामंतवाद को चुनौती दी थी, आज आधुनिक चारवाक के वारिस गौरी लंकेश, पंसारे, दाभोलकर या फिर कलबुर्गी है। आज हम गौरी लंकेश जी को जब हम याद करते हैं साथियों, ये वर्ष और ये माह बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे देश की जनता जो कोरोना काल के संकट में 1947 के बाद सबसे बड़े अंधकार युग से गुजर रही है, इस देश का फांसीवादी निजाम और उसका भाड़ मीडिया सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर, उसको लेकर एक तमाशा बना दिया है, और करोड़ों करोड़ जनता जो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी में परेशान है, जो सड़कों पर दम तोड़ रही है, जिसके जीवन के सारे साधन छीने जा रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई डिस्कोर्स नहीं हो रहा है। ऐसे समय पर शासक वर्ग आपदा को अवसर बनाने के लिए पूरे देश को बेच रहा है और जनता के ऊपर अपना दमन चला रहा है। तमाम राजनीतिक विरोधियों को या तो जेल के अंदर डाल रहा है, या शारीरिक रूप से खत्म कर रहा है, या तमाम लेखक, कलाकार, संस्कृति कर्मियों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है। कहीं टीवी सीरियल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है सीधे पुलिस के द्वारा। कहीं कोई फिल्मी कलाकार अगर टर्की में जाते हैं तो उसे देशद्रोही कहा जा रहा है। जो सारे कला साहित्य के क्षेत्र में जो साथी काम कर रहे हैं, उन्हें देश विरोधी, देशद्रोही या पाकिस्तान समर्थक, ये सारे तोहमत लगाकर उन पर दमन की चक्की को पीसने का पूरा इंजाम उन्होंने कर लिया है। पूरे देश में राजनीतिक विरोधियों को स्वर को दबाने का, पूरी तरह से चुप्पी की संस्कृति को लादने का पूरा प्रयास ये कर रहे हैं। साथियों, ये जो माह है, ये माह महान फांसीवाद विरोधी योद्धा जूलियस फूचिक, जो कि हिटलर की कारागार में यातनाओं से दम तोड़ दिए, लेकिन फांसी के तख्ते से भी वो लिखते रहे कि दमन के खिलाफ प्रतिरोध करना न्याय है, और एक दिन ये फांसीवादी निजाम का अंत जरूर होता है। सारे के सारे फांसीवादी शासक, चाहे मुसोलिनी हो, हिटलर हो या पिनोचेट हो, वो इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। हमारे देश के हुक्मरानों का भी यही हश्र होने वाला है। साथियों, ये माह पाब्लो नेरुदा का भी है। ये पाब्लो नेरुदा जो महान कवि थे पूरे दुनिया के, चिली में जब फासिस्टों ने प्रतिक्रांति किया अमेरिकी साम्राज्यवाद की दलाली करते हुए, तो पाब्लो नेरुदा को भी उन्होंने मार दिया। ये माह जो है महान ब्राह्मणवाद, मनुवाद विरोधी जो योद्धा है पेरियार का भी है। ये हमारे नवजागरण के पहरुए हैं। तो ये सारे लोगों को जब हम साथी याद करते हैं, इस माह हम हो ची मिन को भी याद करते हैं, माओ सेतुंग को भी याद करते हैं, उन सारी कविताओं को याद करते हैं जो कविताएं लगातार कहती है कि बहाव के खिलाफ तैरना असली बहादुरी है,
चुप्पी को तोड़ना आज सबसे बड़ी संस्कृति है। आज अगर हम उठकर खड़े नहीं हुए तो गौरी लंकेश, दाभोलकर या कलबुर्गी या रोहित वेमुला, इनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी होगी। आज की तारीख में साथियों, हमको इस चुप्पी की संस्कृति को तोड़ना है। हमें आज पश्चिमती की संस्कृति को तोड़ना है। आज हमें उठकर आवाज बुलंद करनी है और हमें कहना है कि बोल के लब आजाद है तेरे। हमारी आजादी को कोई रोक नहीं सकता। हम इस सरजमीन, इस गंगा जमनी तहजीब, जहां पर शहीद आजम भगत सिंह, जहां पर बिस्मिल और जहां पर अशफाक उल्लाह ने अपना खून बहाया है, इस गंगा जमनी तहजीब के हम वारिस हैं। हम चारवाक के आधुनिक वारिस हैं। हम गौरी लंकेश को याद रखेंगे। गौरी लंकेश और उन तमाम क्रांतिकारियों को, उन तमाम विद्रोहियों को जो हिंदू राष्ट्र की सोच के खिलाफ है, जो समतावादी सोच के पक्ष में है, जो जाति व्यवस्था के निर्मूलन के पक्ष में है, जो महिला पुरुष समानता के पक्ष में है, जो और अमीरी और गरीबी के बीच के खाई को खत्म करने के पक्ष में है, जो समाज से हमेशा हमेशा के लिए ना बराबरी को मिटाना और एक ऐसा समाज बनाना जिस समाज में आंसू और भूख की कोई जगह न हो, उस समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो आज हम सब आइए शहीद गौरी लंकेश की तीसरी शहादत के अवसर पर उन्हें याद करें, अपने मुट्ठियों को हम बंद करें और गौरी लंकेश के समान तमाम उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए इस फांसीवादी निजाम के खिलाफ सांस्कृतिक प्रतिरोध के झंडे को बुलंद करें। क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच तमाम प्रगतिशील सांस्कृतिक संगठनों से आह्वान करता है कि 40 और 50 के दशक का जो गौरवशाली हमारी परंपरा रही है, साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल पूंजीवाद के खिलाफ क्रांतिकारी सांस्कृतिक आंदोलन की, उस परंपरा के परचम को उठाकर आइए हम सब एक हो जाएं। हम सब इस फासिस्ट संस्कृति के खिलाफ सांस्कृतिक प्रतिरोध का परचम को ऊंचा उठाए। ऐसा संयुक्त प्रतिरोध अगर हम नहीं करते हैं तो इस अंधकारमय युग को समाप्त करना असंभव है। तो साथियों, आइए हम सब मिलकर एक हो जाएं, एक होकर एक कारवां बनाए और इस काफिले को आगे ले जाए और शहीद गौरी लंकेश की परंपरा को हम आगे ले जाए। आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन, आप सभी को इनकलाबी सलाम। मैं तेजराम विद्रोही, राज्य सचिव, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा। आज जिस तरह से केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने कृषि की जो किसानों की आत्मनिर्भरता है उसको खत्म करने के लिए कॉरपोरेट घरानों के हित में कृषि का कॉरपोरेटीकरण कर रहा है। जो सरकार द्वारा जून 2020 में लाया गया अध्यादेश, 3 अध्यादेश उन्होंने लाया है और तीनों के तीनों अध्यादेश बड़े बड़े उद्योगपतियों, मुनाफाखोरों, जमाखोरों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बटोरने की खुली छूट देता है। साथ ही साथ किसानों को उनके ज़मीन से बेदखल करने का वो एक हथकंडा है। हालांकि वो बोल रहा है कि आत्मनिर्भरता, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, हम तो कहना चाहते हैं कि क्या अब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं था? पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि जो है वो किसानों को भी और निचले स्तर पर रोजगार मुहैया कराने का सबसे बड़ा साधन है कृषि क्षेत्र। इसलिए सरकार आज चाह रही है कि किसानों के जो निर्भरता, आत्मनिर्भरता है, अनाज की जो आत्मनिर्भरता है, उसको खत्म करने के लिए वो कारपोरेट घरानों को सौंपने के लिए वो तीनों अध्यादेश लाया है। हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में आप सरकार किसानों के हित ऐसी है तो किसानों के हित में 1972 में मंडी अधिनियम का कानून बना हुआ है, उसको आप पालन कराइए। और जो स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें दी है किसानों को, उनकी जमीन से लेकर उनकी उपज के उचित दाम तक की बात स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है। हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि आप ये तीनों अध्यादेश वापस लीजिए और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको कर्ज मुक्त करने के लिए आप उनको मूल्य निर्धारण करने का जो अधिकार आपने नहीं दिया है, फिर भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1.5 गुना C2 फार्मूले के तहत 1.5 गुना लाभकारी समर्थन मूल्य देना चाहिए। ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम सरकार को अपना जो जिम्मेदारी है, मूल्य निर्धारण करने का भी जो जिम्मेदारी है, उससे भी अलग करता है। और कुल मिलाकर जो कृषि उपज, वाणिज्य और व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश जो लाया है और दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि समझौता अध्यादेश जो लाया है, ये दोनों के दोनों व्यापारियों को खुली छूट देता है और किसानों को उनके उपज का सही दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको सही समय में भुगतान नहीं होगा या होगा, इसके बारे में भी वो
पूरी गारंटी नहीं देता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में उन्होंने संशोधन किया। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अनाज को उन्होंने अधिनियम से बाहर कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि अनाज अब मुनाफाखोरों के चंगुल में चला जाएगा और किसान नीरव प्राणी की तरह देखते रहेंगे। इसलिए इसका खुलकर विरोध करने की आवश्यकता है और तमाम जो किसान संगठनें हैं ये लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। हमारा अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा भी इस विरोध में है और लगातार अध्यादेशों को प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज किया है। हमारे देश में हर घंटे में 39 से 40 रेप होते हैं। इस आंकड़ों से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास का दावा करने वाला हमारा देश पुरुष हवस को किस तरह पालित और पोषित करता है। तभी तो ये आंकड़े घटने की बजाय बढ़ ही रहे हैं। इस पाशविकता को सुनिए वरवर राव की कविता बाघ में। नेहरू चिड़ियाघर में कल चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चुनने गया पुरानी बस्ती का गरीब मुस्लिम लड़का दीवार पर चढ़ा जब फिसल कर गिर गया अंदर की तरफ। मार दिया पिंजरे में बाघ ने उसे। आज सखाओं के साथ आनंद पूर्वक खेलने वाली सखी को बेहोश कर उसकी खाल उतार कर और नाखून उखाड़ कर खून को निचोड़ कर फेंक दिया उसका प्रेत कलेवर ग्लोबल बाघ ने। प्रस्तुत है वरवर राव की कविता औरत। ऐ औरत, वह तुम्हारा ही रक्त है जो तुम्हारे स्वप्न और पुरुष की उत्कट आकांक्षाओं को शिशु के रूप में परिवर्तित करता है। ऐ औरत, वह भी तुम्हारा ही रक्त है जो भूख और यातना से संतप्त शिशु में दूध बनकर जीवन का संचार करता है। और वह भी तुम्हारा ही रक्त है जो रसोई घर में स्वेद और खेत खलिहानों के दानों में मोती की तरह दमकता है। फिर भी इस व्यवस्था में तुम मात्र एक गुलाम, एक दासी हो, जिसके चलते मनुष्य की उद्दंडता की प्राचीर के पीछे धीरे धीरे पसरती कालिमा तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रसूति गृह में ढकेल कर तुम्हें लुप्त करती रहती है। इस दुनिया में हर तरह की खुशियां बिकाऊ हैं, लेकिन तुम तो सहज अनमोल आनंदानुभूति देती हो, वही अंततः तुम्हें दबोच लेती है। वह जो तुमको चमेली के फूल अथवा एक सुंदर साड़ी देकर बहलाता है, वही शुभचिंतक एक दिन उसके बदले में तुम्हारा पति अर्थात मालिक बन बैठता है। वह जो एक प्यार भरी मुस्कान अथवा मीठे बोल द्वारा तुम पर जादू चलाता है, कहने को तो वह तुम्हारा प्रेमी कहलाता है, किंतु जीवन में जो हानि होती है वह तुम्हारी ही होती है, और जो लाभ होता है वह मर्द का होता है। और इस तरह जीवन के रंगमंच पर हमेशा तुम्हारे हिस्से में विषाद ही आता है। ऐ औरत, इस व्यवस्था में इससे अधिक तुम कुछ और नहीं हो सकती। तुम्हें क्रोध की प्रचंड नीलिमा में इस व्यवस्था को जलाना ही होगा। तुम्हें विद्युत झंझा बनकर अपने अधिकार के प्रचंड वेग से कौंधना ही होगा। क्रांति के मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो। इस व्यवस्था की आनंदानुभूति की मरीचिका से मुक्त होकर एक नई क्रांतिकारी व्यवस्था के निर्माण के लिए जो तुम्हारे शक्तिशाली व्यक्तित्व को ढाल सके। जब तक तुम्हारे हृदय में क्रांति के रक्ताप सूर्य का उदय नहीं होता, सत्य के दर्शन करना असंभव है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे ही अपना परिचय देना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो आज जिस विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं वो ये है कि प्रजातंत्र में सरकार और जनता उसके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत आवश्यक है। जहां सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उसकी जानकारी जनता के पास पहुंचनी चाहिए, वही जनता की जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी सरकार के पास पहुंचनी चाहिए। ये माध्यम आज़ादी के बाद से अभी तक, और जब हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ा करते थे, जब हमें कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो हम भी ये मान के चलते थे।
पर पिछले 5-6 सालों में कुछ ऐसा दिखा है कि मीडिया उस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रह नहीं गया है, वो एक तरीके से सरकार का अंग बन के रह गया है। तो मीडिया ने अपना कर्तव्य यही मान लिया है कि सरकार जो कुछ भी कहती है उसकी सच्चाई की वो कोई जांच नहीं करते, उनके किसी भी जानकारी पे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। वो जस का तस ना केवल हमको परोसते हैं बल्कि सरकार का जो तंत्र है उसकी गलत जानकारियों को भी सही साबित करने के लिए वो हर प्रयास करते रहते हैं। जानकारियों के अभाव के और जानकारियों के अभाव के साथ साथ गलत जानकारियां देने के, मतलब आप सबको याद होगा कि 2017 में जब नोटबंदी हुई थी तो ये आशंका हुई कि इकोनॉमी जीडीपी डाउन जाएगी, इकोनॉमी डिप करेगी। इसका पहला काम ये किया कि उन्होंने जो इकोनॉमी में जीडीपी का जो ग्रोथ का स्केल था उसके फॉर्मूला में परिवर्तन किया। फॉर्मूला में परिवर्तन जो हुआ उस परिवर्तन में क्या गणित किया, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन 2006 में जो इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ रेट था 9.3%, वो अचानक घट के 7.9% हो गया। और 2017 में जो ग्रोथ रेट 2017 जो कि नोटबंदी का साल था, जो 7.1 का ग्रोथ आया था उस साल, वो अचानक नए सीरीज में बढ़ के 8.1 हो गया। इस बात पे बाकी लोगों ने भी इस बात पर आपत्तियां उठाई। अरविंद सुब्रमण्यम जो इसी सरकार के जब नोटबंदी हुई उस समय अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने यहां रहते तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब अमेरिका पहुंच गए, जब उनको अपनी सुरक्षा का एहसास हो गया, तब उन्होंने एक पेपर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि जो जीडीपी के फिगर्स हैं वो नई सीरीज के कारण उनकी जैकिंग अप करीब 2.5% की है। मतलब जितना हमें बताया जा रहा है उसमें 2.5% कम करके ही नापेंगे तो हमें सही फिगर मिलेगा। इसके अलावा अभी शायद पिछले साल 108 इकोनॉमिस्ट, प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, न केवल इस देश के बल्कि सारी दुनिया के, उन लोगों ने भारत सरकार को आगाह किया कि आप दुनिया जो है, अब आप जो भी फिगर्स दे रहे हैं, आपके जो भी आर्थिक फिगर्स मिल रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर रही है। तो जहां एक तरफ इस सरकार के आने के बाद जो सबसे बड़ा उसका एक प्रोपेगेंडा पॉइंट था कि सारी दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ रही है, और 108 लोगों का यह कहना है कि आपके जो आंकड़े हैं उस पर दुनिया विश्वास नहीं कर रही है, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और खाली आर्थिक मामलों में बात नहीं है, किसानों की आत्महत्या का जो मसला है बहुत ही गंभीर मसला इस देश के लिए। मतलब सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन किसानों के जो दुर्दिन है वो कभी खत्म नहीं हुए। किसान लगातार अपनी मुसीबतों से जूझता रहा और उस जूझने के कारण किसानों की आत्महत्याएं होती रही। पिछली सरकारों ने कम से कम ये आंकड़े जारी किए, हर साल उनका किसानों की कितनी आत्महत्या हुई वो आंकड़ा जारी होता था। इस सरकार ने आते साथ पहला काम ये किया कि उसने 2015 से आंकड़े गिनना बंद कर दिया और रिलीज करना बंद कर दिया। तो शायद इस सरकार की सबसे बड़ा एजेंडा ही ये है कि अगर आप समस्या दिखाओगे नहीं तो समस्या के हल के लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं। और इस पर अगर कोई विरोधी पार्टी का नेता, विपक्षी पार्टी का नेता सवाल उठाता है तो वो पलट के मतलब उसके बारे में बोलना चालू कर देते हैं। मतलब बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि जब जो अभी सरकार में है वो भी कभी विपक्ष में हुआ करते थे, तो वो उस वक्त की सरकारों के हर निर्णय के बारे में,
हर डाटा के बारे में सवाल किया करते थे। उस समय किसी ने इनसे नहीं पूछा कि भाई आप सवाल करने वाले होते कौन हो, लेकिन ये नई परंपरा पड़ी है कि अब ये पूछते हैं कि आप सवाल करने वाले होते कौन हो, आप पहले अपने आप को देखो। और जनता में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जब सवाल करते हैं, वो जब कोई किसी किस्म की आपत्तियां उठाते हैं तो उनका क्या हाल हो रहा है सब जानते हैं। न केवल सरकार बल्कि सरकार के समर्थक, हमारे ही साथी, हमारे ही दोस्त, वो उन्हें विभिन्न नामों से देशद्रोही भी हो जाता है, वो अर्बन नक्सल भी हो जाता है, वो सरकार विरोधी हो जाता है, वो विदेशी हो जाता है, मतलब हर नाम, कई इस किस्म के नाम उनको देने लगते हैं। तो मसला सिर्फ ये नहीं है कि सूचनाएं नहीं आ रही हैं, मसला ये भी आ रहा है कि शायद ये सरकार सवाल करने वाले को पसंद ही नहीं करती। एक अभी अभी की बात है, किसान के मसले पे हमारे जो कृषि मंत्री हैं तोमर साहब, अभी मार्च 2020 में उनसे सवाल किया गया किसानों की आमदनी घट रही है इस बारे में, तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल गलत बात है, इस सरकार ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत कुछ किया है। तो उनको जब आंकड़ों के साथ जाना गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, किसानों की आमदनी की कोई आंकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं। तो जब कोई आंकड़े आपके पास उपलब्ध नहीं है तो अपनी उपलब्धियों को ढिंढोरा पीटना काफी आसान हो जाता है। और एक मंदिर बचा हुआ था जिसकी पवित्रता अभी तक खत्म नहीं हो रही थी, वो था संसद। और अभी 3 दिन पहले निर्णय हुआ है कि संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा। 1950 में जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, शायद ये पहली बार है। तो इस सरकार को कहने का बड़ा शौक है कि 70 साल में पहली बार हो रहा है, तो 70 साल में पहली बार ये भी इन्होंने करके दिखाया कि संसद तो चलेगा लेकिन प्रश्नकाल नहीं चलेगा। क्योंकि जब प्रश्नकाल चलेगा तो प्रश्न होंगे, और प्रश्न सारे ही के सारे अनकंफर्टेबल प्रश्न हैं। तो जवाब नहीं देने का सबसे अच्छा तरीका है, तो आपने जनता को चुप करा दिया, आपने अखबारों को चुप करा दिया, आपने विपक्षियों को चुप करा दिया, तो हम प्रजातंत्र रह कैसे गए? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। रही बात हमारी लड़ाई की, तो इस लड़ाई के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई लड़ाई पूरी तौर पर नहीं हो सकती। लड़ाई के लिए तो मैदान में ही उतरना पड़ता है। सोशल मीडिया मैदान में उतारने के लिए लोगों को प्रेरित करने का एक माध्यम हो सकता है, क्योंकि ये एक किसी समझदार आदमी ने एक टर्म किया था, लेजी लिबरल्स। तो हम लोग सब लेजी लिबरल्स बन गए हैं। मतलब हमारे पास समझ की कोई कमी नहीं है, हमारे पास मुद्दों की समझ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अपने हाथ पर हिलाना भूल गए हैं। तो होना यही पड़ेगा कि आपको अपनी गिनती दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, और वो ताकत मैदान में उतरे बगैर नहीं दिखेगी। ये मेरा स्पष्ट मानना है।